हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा कल हमने जो है जीके पोर्शन के अंदर जो है भारत के भौतिक प्रदेश में हमने हिमालय को है पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। हिमालय और ट्रांस हिमालय को कंप्लीट करके आज हम भारत के दूसरे भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहता है भारत का भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आज हमारा टॉपिक रहता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। हम बेटा बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। हमने जब हम भारत के मैप को बनाते हैं तो ये जो है हमारे सामने एक त्रिभुजाकार जो भूखंड हमें नजर आ रहा है, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड। भारत का सबसे, ये जो बात करें हम इस भूभाग की, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। इसकी जो बेटा आकृति रहती है वो त्रिभुजाकार आकृति रहती है। निर्माण की बात करते हैं बेटा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ? तो क्रिटेशियस युग के अंदर बेटा ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। उसमें ज्वालामुखी का जो लावा है, ज्वालामुखी लावा के क्षैतिज परतों के जमने। तो हमने 3 बात देख ली। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो आकृति रहती है वो बेटा त्रिभुजाकार आकृति रहती है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो आकृति है त्रिभुजाकार आकृति रहती है। ये देखिए 3 कोण मिल रहे हैं इसमें, हमें त्रिभुजाकार आकृति रहती है। बात करते हैं इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी लावा के क्षैतिज परतों में जमने के कारण क्रिटेशियस युग में किसका निर्माण हुआ था? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण था। भारतीय सभी भूखंडों में भारत के जो हम 5 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उन 5 भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश रहता है कौन सा रहता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहता है। नोट कीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। भारत का
सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन जो है यही है, सबसे बड़ा भी यही रहता है। बात कर ले इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी लावा के क्षैतिज रूप में जमने से। इसका निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी लावा के क्षैतिज रूप में जमने से इसका निर्माण हुआ है। आकृति की बात करें तो बेटा इसकी जो आकृति रहती है वो त्रिभुजाकार। की जो आकृति रहती है किस प्रकार की रहती है, इसकी आकृति जो रहती है त्रिभुजाकार आकृति रहती है। तो हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में बेसिक जो चीज देखी वो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है क्रिटेशियस युग में। इसका जो निर्माण, ये जो लाइन है तो निर्माण कब हुआ था, क्रिटेशियस युग में लावा के क्षैतिज रूप में जमने से इसका निर्माण हुआ है। इसकी आकृति जो रहती है बेटा क्या रहती है, त्रिभुजाकार आकृति रहती है। इसका मुख्य रूप से हम विस्तार देखें बेटा, विस्तार की हम बात करेंगे इसके। विस्तार तो बेटा हम इसके विस्तार को देखते हैं तो हमें देखना होगा इसके विस्तार को। हाँ, उत्तर में जाएंगे बेटा तो उत्तर में इसकी जो सीमा बनती है, उत्तर का विशाल मैदान। प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्तरी सीमा है, उत्तर का विशाल मैदान या सिंधु गंगा का मैदान इसकी उत्तरी सीमा बनाता है। दक्षिणी जो सीमा बेटा है वो बनाते हैं कन्याकुमारी। पूर्व में बेटा पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाता है। यहां पर बेटा देखेंगे इसके उत्तर पूर्व में तो मालदा गैप है। कौन सा गैप, मालदा गैप। गैप बोल दो, भ्रंश बोल दो, दरार बोल दो, राजमहल गोरा गैप नीचे बोला जाता है, मालदा गैप। ठीक है, मालदा गोरा गैप की इसमें ही प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का एक हिस्सा रहता है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ये एक हिस्सा है मेघालय का पठार। हमने लास्ट क्लास में बात की थी और एक क्वेश्चन भी इस पे देखा था। तो हमें इसका विस्तार भी पता लग गया। उत्तर में उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट के माध्यम इसकी जो है इसका विस्तार रहता है। इधर मालदा गोरा गैप के बाद इसका एक और हिस्सा रहता है जो है मेघालय का या शिलोंग का पठार। चलो बेटा, हम जब बेटा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जब हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हम इसे दो भागों में या दो पार्ट्स में डिवाइडेशन कर लेते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि पहला जो पार्ट आता है इसका मध्यवर्ती उच्च भूमि
और जो दूसरा बात आता है वो दक्कन ट्रैप या दक्कन प्रदेश। दो भागों में इसको हम बांट कर पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन प्रदेश में हम बांट के इसका अध्ययन करते हैं। इसमें जो बेटा स्पेसिफिक कुछ से फैक्ट्स आते हैं उनको हम ध्यान रखेंगे। हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। हम उन फैक्ट्स को ही सीधा पकड़ेंगे। जब बेटा मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करें तो ये क्या करती है, उत्तर के विशाल मैदान को जो है पश्चिमी घाट, ये तटीय मैदान और दक्कन ट्रैप से जोड़ने का काम करती है। हम डायरेक्ट बेटा मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो हमें सब पार्ट्स आते हैं, जिन अल्फ़ाबेट्स के बारे में जो है वर्ड्स आते हैं इन्हें पढ़ना है, उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बेटा जो हमें पढ़ना है वो आता है मेघालय का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि हमें जो मुख्य रूप से पढ़ना होता है मेघालय का पठार। यहाँ पर जो एक गैप आता है वो गैप यहीं पे हम बता देते हैं क्या है, मालदा गैप या जिसे राजमहल गैप भी बोल देते हैं। मालदा गैप या राजमहल गैप भी बोल देते हैं। यहाँ पर बेटा आता है एक इसका सब पार्ट छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। इस साइड में बैठे तो ये आती है विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी। यहाँ पर आ जाती है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मालवा पठार और बुंदेलखंड और बाघेलखंड। इतने पार्ट्स के माध्यम से हमें क्या है मध्यवर्ती उच्च भूमि हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें बेटा मुख्य रहता है जो रहता है अपना मेघालय का पठार। ये हमें देखना होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ये दो, इन दो को हम अच्छे से। तीसरा रहता है विंध्याचल। बाकी के बारे में एक एक दो लाइनें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे हम करेंगे मेघालय के पठार से। मेघालय के पठार को हम डिटेल से देखते हैं। मेघालय के पठार में हमें क्या क्या फैक्ट्स मिलते हैं, उन फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हेडिंग लगाता हूं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, इस साइड में इसका एक छोटा सा चित्र जो है बना देते हैं। मेघालय का पठार, मालदा गैप। बेटा पहला इफेक्ट ये बनता है, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही हिस्सा है, पर जो है मालदा गैप से ये अलग रहता। मालदा गैप के कारण ये जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से अलग होता है। चलो जी, पहली बात यहाँ पर बेटा विशेष रूप से देखेंगे मेघालय के पठार में, तो गोरा मेघालय के पठार में हम देखें विशेष रूप से गोरा, खांसी और जयंतिया की पहाड़ियां रहती है। कहाँ पे बेटा? मेघालय के अंदर।
भारत का एक स्टेट रहता है मेघालय में, वहाँ पे गोरा, खासी और जैंतिया नामक पहाड़ियाँ रहती है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, मेघालय के पहाड़ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नोकरेक। नोकरेक जो है सर्वोच्च चोटी, चोटी किसकी? मेघालय के पठार की। मीकर व रेगमा, मीकर व रेगमा जो पहाड़ियां हैं वो असम राज्य में रहती है। असम, असम राज्य में रहती है। तो यहां पर हमें जो पहली बात ध्यान रखनी है बेटा, ओ एच टेप नामिक एक व्यक्ति हुए थे, भूगोलविद थे, उन्होंने क्या बोला था? मेघालय के पठार को मेघों का घर कहा था। मेघालय के पठार को मेघों का घर कहा। ओ एच टेप ने क्या बोला कि जो मेघालय के पठार हैं, किनके? मेघ बादलों का घर किन्हें कहा जाता है? मेघालय के पठार को कहा जाता है। गोरा, खासी और जैंतिया जो पहाड़ियां हैं कहाँ पे है? मेघालय में। मीकर व रेगमा जो पहाड़ियां कहाँ पे है? असम के अंदर है। मेघालय के पठार या मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नोकरेक जो है सर्वोच्च चोटी है, कहाँ पे है? गोरा की पहाड़ियों में स्थित है। तो मेघालय के पठार के बारे में जो हमारे जो फैक्ट्स आते हैं वो ये रहते हैं, मेघालय का पठार जो है मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से अलग होता है। गोरा, खासी, जैंतिया यहाँ की कुछ मेकर और रेगमा पहाड़ियाँ रहती है। ये हमारा यहाँ पर मेघालय का पठार जो है पूरा होता है। अब हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि में विशेष रूप से छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और विंध्याचल, इनसे पर्सन बनने की पूरी पूरी बेटा संभावना रहती है। तो हम दूसरा जो चैप्टर करते हैं अभी, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे बेटा? झारखंड में विशेष रूप से इसका फैलाव हमें देखने को मिलता है। बेटा छोटा नागपुर पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है वो क्या है? ऊंचा है। तो पूछा जाता है छोटा नागपुर के पठार का कौन सा हिस्सा ऊंचा है? तो पश्चिमी हिस्सा लिख सकते हैं, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग ऊंचा है। सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी जो रहती है बेटा पार्श्वनाथ। कौन सी? पार्श्व क्या है? सर्वोच्च क्या देखा? छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है बेटा? झारखंड में है। छोटे नागपुर का पठार का पश्चिमी हिस्सा क्या बेटा? ऊंचा है। पार्श्वनाथ इसकी सर्वोच्च चोटी रहती है। जैसे हमने मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी देखी नोकरेक, उसी प्रकार जो पार्श्वनाथ है वो है छोटे नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी। चलो जी बेटा आगे बात कर लेते हैं एक दूसरा डायग्राम। जो है छोटे नागपुर के पठार के मध्य से एक नदी गुजरती है बेटा, एक नदी गुजरती है। कौन सी? दामोदर। दामोदर नदी गुजरती है। इस नदी के माध्यम से छोटा नागपुर का पठार है दो हिस्सों में बट जाता है। जो बेटा उत्तरी हिस्सा है, जो इसका उत्तरी हिस्सा है उसे बोलते हैं हजारीबाग या कोडरमा का पठार, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे बोलते हैं रांची का पठार।
रांची का पठार। दक्षिणी हिस्सों को क्या बोलेंगे? उत्तरी हिस्से को बोलेंगे हजारीबाग या कोडरमा का पठार, दक्षिणी हिस्से को हम बोलेंगे रांची का पठार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दामोदर नदी करती है सर्वोच्च चोटी पार सोनात है। इसके भी हमारे सामने फैक्ट्स पूरा होते हैं। खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न, खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। तो लिख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से संपन्न। चलो जी बेटा, तो हमने छोटा नागपुर का पठार का पूछ लिया कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। सर्वोच्च चोटी इसकी, इसका पश्चिमी भाग जो है ऊंचा रहता है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है पार्श्वनाथ सर्वोच्च चोटी रहती है। सर, छोटे नागपुर के पठार के मध्य से बेटा एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, वो दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी प्रवाहित होती है। और दामोदर नदी क्या करती है? छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में भाग देती है। इसका जो उत्तरी हिस्सा है उसे हजारीबाग या कोडरमा का पठार बोल देते हैं, और इसके दक्षिणी भाग को हम क्या बोल देते हैं? रांची का पठार। क्या बोल देते हैं? रांची का पठार बोल देते हैं। खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न है, यहाँ पर लोहे और कोयले का उत्पादन होता है, तो ये खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र रहता है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। तो हमने मेघालय के पठार को देखा और छोटे नागपुर के पठार को भी हमने देख लिया। अब बेटा जो हम तीसरा इसमें फैक्ट देखते हैं, हमने देखा था तीसरा फैक्ट हमें देखना बेटा यहाँ पे, हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में हम देखेंगे। तीसरा पार्ट हमारा आएगा यहाँ पे, विंध्याचल पर्वत ये बेटा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके उत्तर पश्चिम में रहता है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में रहता है मालवा का पठार। और इसके पूर्व में रहता है बुंदेलखंड। मालवा का पठार पूर्व में रहता है, इसके पूर्व में बेटा रहेगा बाघेलखंड। बाघेल तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो एक रिटन लाइन में हम इसको लिख सकते हैं, विंध्याचल पर्वत तो एक मिनट बेटा, कुछ स्लाइड में दिक्कत आई आज हमारे। बीच में कुछ एरर मिस्टेक आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से हमारी स्लाइड, हम वापस इसी स्लाइड पे आ चुके हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। ये लो जी, दोबारा से ही बनाएंगे इसको। इसमें एक लाइन ही लिख लेते हैं पहले, लाइन लिखिएगा, विंध्याचल
पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार तथा पूर्व में बघेलखंड, पूर्व में बघेलखंड स्थित है। ये लो बेटा, ये विंध्याचल पर्वत में मालवा का पठार, बघेलखंड, ये आगे विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में ये इतना फैक्ट्स है। कुछ यहाँ की पर्वत श्रेणी है, उन्हें हमें एग्जाम में देखने के लिए जरूरी रहता है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। ये कर लो पूर्व, ये कर लो पश्चिम। यहाँ एक नदी इसके दक्षिण से प्रवाहित होती है बेटा, कौन सी नदी है? नर्मदा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है कौन सा? नर्मदा। यहाँ की ये पर्वत श्रेणी है, किसकी है? पर्वत श्रेणियां किसकी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। कुछ पर्वत श्रेणियों के हम जिक्र करते हैं। तो बेटा पहली जो आती है वो है भारनेर, विंध्यन और तीसरी है कैमूर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा कौन सी पर्वत श्रेणी? कैमूर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्यन। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो भारनेर पर्वत श्रेणी रहती है। इसके दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बेटा दक्षिण में जो नदी प्रवाहित होती है वो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो बेटा हमने आज इसके बारे में कुछ मालवा का पठार, एक दो लाइन्स रहती है, अरावली और दक्षिणी पठार, इनके बारे में एक एक दो फैक्ट रहते हैं, वो हम कल की क्लास में हम देख लेंगे। अभी हमारा जो है कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। तो बेटा हम रिवाइज देखेंगे क्या रहता है अपना, ठीक है। आज बेटा हमने स्टार्ट किया था कि आज हम भारत के दूसरे भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश रहता है। इसकी जो आकृति रहती है मैंने बताया त्रिभुजाकार रहती है। ये ज्वालामुखी परतों के क्षैतिज विश्लेषित का जो निर्माण है क्रिटेशियस युग में हुआ है। भारत का सबसे प्राचीनतम खंड रहता है कौन सा? हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। सबसे बड़ा सबसे प्राचीन क्रिटेशियस युग में निर्माण हुआ और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। फिर हमने इसका विस्तार देखा। उत्तर में उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट। इसका एक हिस्सा रहता है जो मालदा गैप के द्वारा अलग हो जाता है, वो कौन सा है? मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को हम दो भागों में डिवाइड करके हम स्टडी कर सकते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरी आती है दक्कन प्रदेश। मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन प्रदेश। हम बात करेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि हम कितने सब पार्ट्स में बांट सकते हैं? छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, मालवा का पठार, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और विंध्याचल पर्वत। हम देखा मेघालय के पठार को। मेघालय के पठार की जो प्रमुख पहाड़ियां गोरा, खासी और जयंतिया। मिकर व रेगमा असम में रहती है, जबकि गोरा, खासी, जयंतिया जो है मेघालय के पठार में रहती है। प्रश्न पूछा जाता है मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय के पठार को मेघों का घर कहा जाता है। और मेघालय के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एग्जाम में पूछी जाएगी आपसे, तो आप क्या कहेंगे? नोकरेक जो है मेघालय के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बेटा फिर आया हमारे सामने छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे है? झारखंड में है सर। छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग ऊंचा है और वहां पे एक पर्वत चोटी है पार्श्वनाथ जो है छोटा नागपुर के पठार की
सर्वोच्च चोटी है। छोटा नागपुर का पठार है जो बेटा खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न रहता है भारत में। यहाँ पर जो एक नदी प्रवाहित होती है जो छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती थी, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। ऊपर का जहाँ उत्तरी भाग जो रहता है हजारीबाग या कोडरमा का पठार, दक्षिण में जो भाग रहता है उसे हम कहते हैं रांची का पठार। उसके बाद हमने बात की थी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिमी भाग को हम मालवा का पठार कहते हैं और पूर्वी भाग को हम बाघेल खंड कहते हैं। डायग्राम से भी हमने आपको बता दिया। फिर हमने बात की थी इसकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्व में जो पर्वत श्रेणी उसको हम कैमूर बोल सकते हैं, बी मध्य में जो है विंध्यन बोल सकते हैं और दक्षिण में जो है ये पश्चिम में जो है उसे हम बोल सकते हैं बारनेर। एक शब्द में याद रखो तो भावुक। भावुक शब्द के माध्यम से तीनों को पूर्व मध्य और पश्चिम को याद कर लेना। बहुत ही सिंपल से आपको आज रहा था हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो आपको क्या करना है, इसके रिवाइज करना है, बार बार नोट्स बनाने हैं और मैं दोबारा से आपसे नई क्लास में नए आगे भौतिक प्रदेश के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, टाटा, बाय बाय।